हेलो, गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान की बीएड सेकेंड ईयर की पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये यूनिट सेकेंड के बारे में हम जान रहे थे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि प्रभावी संप्रेषण की विशेषता के बारे में हमने जाना था। तो प्रभावी संप्रेषण की विशेषता इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने कि कम से कम हमने 10 पॉइंट के बारे में जाना था कि प्रभावी संप्रेषण की क्या क्या विशेषता होती है। प्रभावी प्रस्तुतिकरण, प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रयोग, वार्तालाप प्रक्रिया में प्रयोग, उचित शामपट कार्य, उचित व्याख्या, पठन कौशल में संप्रेषण का प्रयोग, श्रवण कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग, लेखन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग, अन्य विषयों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग, वाचन कौशल के विकास में संप्रेषण का प्रयोग। तो इस तरीके से हमने सभी स्किल्स के आधार पर प्रभावी संप्रेषण की विशेषताओं के बारे में जाना था। ये पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 यानी कि प्रभावी संप्रेषण की विशेषता में हम शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। यानी कि बोलने के अनुरूप वाणी में भावों का अभाव और चेहरे पर उदासीनता भाषा के प्रभाव को कम करती है। यदि आपने देखा होगा कि कोई भिखारी आपसे हंसते हुए भीख मांगे तो बहुत कम संभावना होती है कि हम उसे कुछ देंगे। यदि कोई व्यक्ति उदास और दुखी चेहरे के साथ दुखी होकर हमसे कुछ मांगेगा तो हम ये समर्थ हो जाते हैं कि इसकी बात पूर्णतया सही है और हम उसकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो इस प्रकार भाषा का प्रयोग भाषा की भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित करता है। यदि परिस्थिति के अनुरूप चेहरे पर भाव हो तो भाषा की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अगर रेडियो पर प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रम अत्यधिक पसंद किए जाते हैं तो इसका कारण ये होता है कि उन कार्यक्रमों को प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा भावों के अनुरूप प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम दूरदर्शन पर कुछ समाचार वाचकों को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त होती है क्योंकि वे समाचारों के प्रस्तुतिकरण में अपने चेहरे पर विभिन्न भावों का प्रदर्शन करते हैं। समाज में आयोजित होने वाली नौटंकियों और नाटकों में भी उन्हीं कलाकारों को सराहना और प्रोत्साहन मिलता है जो भावों के अनुकूल अपनी वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं और चेहरे पर भावों को उचित रूप में प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार शिक्षण अधिगम सब प्रक्रिया में भी शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि कक्षा में बोलते समय उनकी वाणी में चेहरे पर उचित हाव भाव प्रकट होने चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी अभिव्यक्ति का निर्माण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि एक शिक्षक अगर करुण रस की कविता का शिक्षण कर रहा है तो उसको अपनी अभिव्यक्ति में वीर और रस और श्रृंगार से संबंधित भाव एवं व्यवहार को नहीं लाना चाहिए, वरन छात्रों के समक्ष सामान्य रूप से पाठ का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए और अपने भावों में करुणता को भी सम्मिलित करना चाहिए। व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों एवं मुंह के हाव भावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कक्षा में अध्यापक छात्र की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेता है। एक अध्यापक के लिए छात्र की मुख मुद्रा अहम भूमिका निभाती है। मुख मुद्रा के माध्यम से वह भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। तो गूंगे बहरों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आँखों की भाषा से संबंधित मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे आंखें चुराना, आंखें दिखाना, आंखें गीली करना, आँखों से आग बरसाना, आंखें बिछाना, आंखें नचाना आदि। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि भाषाई प्रदर्शन में भावों और मुख्य अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सामाजिक रूप से उसी व्यक्ति की भाषा को प्रभावशाली माना जाता है जो भावों के अनुकूल अपने विचारों को प्रस्तुत करे। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि अगर एक भिखारी कोई हंसते हुए भीख मांगेगा तो क्या हम उसे भीख देंगे क्या? अगर वही भिखारी अगर उसकी शारीरिक मुद्रा अच्छी नहीं होगी, वो पाँव से लंगड़ा होगा, उसे पाँव से चला नहीं जा रहा होगा, उसके पाँव उसने हाथों में बैसाखियाँ ले रखी होगी, उसके चेहरे पर उदासी और दुख प्रकट हो रहा होगा, ऐसे में वो अगर भीख मांगेगा तो सामने वाला व्यक्ति उसे उसकी ज़रूर सहायता करेगा और उसे कुछ न कुछ तो अवश्य ही देगा जिसका उसका भला हो सके। तो इस तरीके से भावों के अनुकूल ही विचारों का प्रस्तुतिकरण भी करना चाहिए और शारीरिक भाषा द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। अब हमने
हमने देखा इसमें हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि बॉडी लैंग्वेज की इमेज भी बताई है कि इसमें क्या क्या होने चाहिए। इसका फर्स्ट है वे ऑफ टॉकिंग, ईजी पोज, स्ट्रेस ऑन वर्ड। सेकेंड है पोस्चर, ईजी शाउचिंग। फिर है अपीयरेंस, फिर है हेड मूवमेंट, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी कनेक्ट और क्लोजनेस, इन्वेलिंग समवन स्पेस और साउंड। इस तरीके से वे ऑफ टॉकिंग स्ट्रेस इन ऑन वर्ड्स, यानी कि जो हमारा अशाब्दिक कम्युनिकेशन होता है, अशाब्दिक संप्रेषण होता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज में, पोस्चर में सभी चीज़ें मायने रखती है। यानी कि उसमें सिर का मूवमेंट भी होता है, हाथ का मूवमेंट भी होता है, आँखों के एक्सप्रेशन भी होते हैं, अपने फेस का भी होता है, बॉडी किससे कनेक्ट कर रही है। और हमारा इस तरीके से हमारे बोलने के उच्चारण से भी पता चलता है कि भिखारी भीख मांग रहा है, तो अगर वो हंसता हुआ मांग रहा है तो उसे भीख नहीं मिलेगी, सामने वाले को पता चल जाएगा कि उसने वो हंसता हुआ बोल रहा है, यानी कि ये कुछ नाटक कर रहा है, ये कुछ नाटकीय मुखी अभिव्यक्ति बना रहा है, ताकि इसको उसकी आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अपने मनोरंजन का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से अशाब्दिक संप्रेषण बॉडी लैंग्वेज से भी, शारीरिक भाषाई अभिव्यक्ति से भी संप्रेषण का पता चलता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है श्रवण व्यवहार यानी कि लिसनिंग बिहेवियर। भाषाई व्यवहारों यानी कि कौशलों में सुनकर समझने का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक व्यक्ति में सुनने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जिज्ञासा श्रवण से पूर्ण होती है। सभी व्यक्ति सुनने को उत्सुक रहते हैं तथा सुनकर ज्ञान प्राप्त करना एक मानवीय प्रवृत्ति है। श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना भाषा शिक्षण का भी प्रमुख कौशलात्मक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक होती है, इसका अनुमान छात्रों में उत्पन्न अपेक्षित परिवर्तनों से लगाया जा सकता है। अतः सुनकर समझने से संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि छात्र श्रोतव्य सामग्री को धैर्य को सुनता है, वह सुनने में शिष्टाचार का पालन करता है कि कक्षा में हो या बाल सभा में, प्रार्थना सभा में हो या अन्य किसी स्तर पर छात्र अध्यापक के कथन अथवा प्रवचन को सुनने में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करता है। छात्र श्रवण के समय यानी कि सुनने के समय मनोयोगपूर्ण दत्चित होकर बात को सुनता है, यानी कि ध्यानपूर्वक सुनता है। छात्र ऐसी मनस्थिति बनाए रखता है कि श्रवण की हुई बात को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके। वह वक्ता के कथन में प्रयुक्त शब्दों, उक्तियों तथा मुहावरों का प्रसंगानुकूल भाव समझने की चेष्टा करता है, यानी कि सामने वाला जो बोलने वाला व्यक्ति है वह क्या क्या शब्द, उक्तियाँ, मुहावरों का प्रयोग कर रहा है अपने प्रसंग में, उसके भाव को भी समझ सके और वो जो कहना चाह रहा है उसके उच्चारण को, हर तरीके का ज्ञान वो प्राप्त कर सके। छात्र स्वयं में वक्ता के स्वराघात, दलाघात और स्वर के उतार चढ़ाव के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की योग्यता भी पैदा कर लेता है, यानी कि सामने वाला जो वक्ता है वह किस तरीके से बोल रहा है, तो छात्र स्वयं भी वैसे बोलने का, स्वर के उतार चढ़ाव, लय, आरोह अवरोह सभी का अर्थ ग्रहण करते हुए अपने अंदर भी वो एबिलिटी विकसित कर सकता है। वह श्रुत सामग्री के विषय को भी जान सकता है, यानी कि सुनने की कौन कौन सी सामग्री है उन सब के बारे में उसे ध्यान रहता है कि कैसे सुना जाता है। वह महत्वपूर्ण विचारों, तथ्यों तथा भावों का भी चयन कर सकता है। सुनकर वह सभी विचारों के बारे में जान सकता है, सामने वो क्या तथ्य कहना चाह रहा है, उस तथ्य के क्या भाव है, सभी कुछ का अध्ययन वह कर सकता है। तो वह इन विचारों, तथ्यों और भावों के बीच परस्पर संबंध भी स्थापित कर सकता है कि सामने वाला वक्ता किस तरीके के विचार प्रस्तुत कर रहा है, उसमें क्या संबंध है, ये सभी कुछ वह जान सकता है। इस तरीके से वह वक्ता के मनोभावों को भी समझ सकता है कि वक्ता के अभिव्यक्ति के ढंग को भी समझ सकता है। अतः सुनकर समझने की योग्यता का छात्रों में विकास शिक्षक वार्तालाप, वाद विवाद, प्रवचन, भाषण, आदेश, निर्देश, कविता पाठ आदि के माध्यम से होता है। तो जिन विद्यालयों को रेडियो और टेलीविज़न की सुविधाएं प्राप्त है, तो उन विद्यालयों में तो इनके प्रसारण के घंटों में शिक्षक द्वारा
शिक्षक उपस्थित रहकर प्रसारण से पूर्व और प्रसारण के बाद में किए गए प्रवचन द्वारा भली प्रकार छात्रों को इनका अर्थ ग्रहण कराने का प्रयास करता है। अतः उच्च प्राथमिक स्तर पर सुनने की दक्षता को विकसित करने के लिए शिक्षण अधिगम गतिविधियाँ की जाती है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बाल गीतों, सरल कविताओं को उचित लय, आवाज़ के उतार चढ़ाव, हाव भाव एवं शुद्ध उच्चारण के साथ कक्षा में 2-3 बार सुनाएं, याद करने के लिए उनका सामूहिक अभ्यास कराएं, तो फिर उन पर आधारित छोटे छोटे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थियों से उनके उत्तर निकलवाएं। ऐसे प्रश्न शिक्षार्थियों में ध्यान से सुनने, सीखने और समझने की दक्षताओं का विकास करने में सहायक होते हैं और उनको छोटी छोटी रोचक कहानियाँ, संवाद, घटनाएं, हाव भाव के साथ सुनाएं, जिससे शिक्षार्थी धैर्य के साथ ही रुचि लेकर उन्हें सुने और उनमें सुनने की दक्षता का विकास हो सके। यदि संभव हो तो इन्हें सरल, रोचक और स्पष्ट भाषा में टेप रिकॉर्डर पर टेप करके सुनाएं। तो इस तरह विभिन्न स्थितियों में सुनाए गए संवादों और वार्तालाप पर प्रश्न पूछें, जिससे यह पता चल सके कि शिक्षार्थियों ने उन्हें सुनकर समझा है या नहीं। 2 विद्यार्थियों को कोई परिचित विषय देकर भी वार्तालाप करा सकते हैं, जैसे चिकित्सक से वार्तालाप तथा फल सब्जी वाले से वार्तालाप आदि। ऐसे वार्तालाप को टेप करके भी सुनाया जा सकता है। तो कक्षा में अथवा कक्षा से बाहर प्राय शिक्षार्थियों को हम कोई न कोई आदेश निर्देश देते रहते हैं, तो निर्देशों को सुनकर समझने की दक्षता विकसित करने के लिए हम इन विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित निर्देशों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हम खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित निर्देशन तैयार करके उन्हें उत्तरानुसार सुनाएंगे और देखेंगे कि वो उन निर्देशों को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से छात्रों के अंदर श्रवण व्यवहार का भी विकास होता है। जैसे कि आपने श्रवण व्यवहार से संबंधित रिलेटेड पिक्चर बताई है कि इसमें वक्ता द्वारा बोला जा रहा है और श्रोता द्वारा सुना जा रहा है, जैसे कि ऑथेंटिक लिसनिंग, हैंड कार्टून, क्लिपबोर्ड, इस तरीके से किस तरीके से बोला जाता है और सुना जाता है, ये इस इमेज में बताया गया है। अब है हमारा 3rd पॉइंट है प्रतिक्रियात्मक व्यू रचना, यानी कि रेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी। प्रतिक्रियात्मक व्यू रचनाओं के लिए प्रभावशाली संप्रेषण हेतु शिक्षक द्वारा सक्रिय एवं लिखित वातावरण का कक्ष में निर्माण किया जाता है, जिससे छात्र उचित भाषाई ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वयं प्रभावी संप्रेषण का विकास कर सकते हैं। प्राय जब हम शिक्षित वातावरण का निर्माण की चर्चा करते हैं तो संप्रेषण क्षेत्र में लिखित एवं सक्रिय वातावरण की चर्चा अनिवार्य रूप से की जाती है। तो सक्रिय एवं लिखित वातावरण का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्रिय होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो एक बालक को डिक्टेशन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, यानी कि श्रुति लेख करवाया जाता है, तो उसमें बालक शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द को सुनता है, उसके बाद समझते हुए उसे लिखने का प्रयास करता है। इसमें वह शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील रहता है। तो इस प्रकार के वातावरण में छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है तथा छात्रों की विद्यालय व्यवस्था में पूर्ण रुचि होती है। तो इस प्रकार सक्रिय एवं लिखित वातावरण का निर्माण भाषाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सक्रिय एवं लिखित वातावरण को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर S.K. धुवे ने बताया है कि सक्रिय एवं लिखित वातावरण का आशय गतिविधि आधारित एवं बाल केंद्रित शिक्षण सिद्धांतों की ओर संकेत करता है, जिसमें बालक सीखने संबंधी विभिन्न प्रयोग को संपन्न करता है तथा शिक्षक द्वारा उसका मार्गदर्शन किया जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि सक्रिय एवं लिखित वातावरण का निर्माण बालकों को पूर्णतः क्रियाशील रखने का महत्वपूर्ण प्रयास है, जिसमें कि छात्र की भूमिका अधिक होती है तथा शिक्षक की भूमिका गौण होती है। इस तरीके से हमने प्रभावशाली शिक्षण प्रभावी संप्रेषण की विशेषता के बारे में जाना, जिसमें शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज और श्रवण व्यवहार, लिसनिंग बिहेवियर और प्रतिक्रियात्मक व्यू रचना, रेस्पॉन्डिंग स्ट्रेटजी के बारे में जाना। थैंक यू।